दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अगर आप करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं, आपको हंसाता हूं, और 1.3 मिलियन होने में सिर्फ 2000 की कमी है। तो यार कर लो, 1.3 मिलियन करा दो भाई। आप दोस्त हो मेरे यार। सलमान खान की अगली फिल्म के बारे में सबसे पहले न्यूज मैंने ही आप लोगों को दी थी, उसके बाद मीडिया ने न्यूज दी थी। आज इस फिल्म का ऑफिशियल ऐलान हो गया है और इस फिल्म का नाम है बैटल्स ऑफ गलवान। और इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में भी सिर्फ इतना ही बताया गया है कि सलमान खान इस फिल्म में है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में सलमान के साथ 3 और लड़के भी हैं, उनका नाम नहीं दिया गया। इस फिल्म की हीरोइन है चित्रांगड़ा, उसका भी नाम नहीं दिया गया। तो जो फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है वो कुछ ऐसा है कि पहले एक कनपट्टी यहां दिखाई देती है, खून ही खून दिखाई देता है, फिर उस फोटो को ऐसे घुमाया जाता है और पूरी गलवान घाटी को दिखाया जाता है, और फिर यहां कंधे से होते हुए आहिस्ता 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 सलमान का चेहरा रिवील किया जाता है। और अब गाना चालू होता है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, और अब सलमान का पूरा चेहरा सामने आता है। मतलब इस पोस्टर को ऐसे दिखाया गया है जैसे किसी को नहीं पता था कि इसमें सलमान खान है। अरे भाई, सभी को पता था कि इस फिल्म का हीरो सलमान खान है। तो मुझे नहीं लगता कि पहले खून दिखाना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता सलमान का चेहरा रिवील करना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फर्स्ट लुक है ये बहुत ही कमाल का नहीं है। इस फिल्म का डायरेक्टर है अपूर्वा लाखिया, जो इससे पहले 5 सुपर डुपर वाहियात फिल्में बना चुका है। और उन फिल्मों का नाम है मुंबई से आया मेरा दोस्त, एक अजनबी, हसीना पारकर, जंजीर और टॉप क्लास वाहियात मिशन इस्तांबुल। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो डायरेक्टर ऐसी ऐसी वाहियात फिल्में बना चुका है वो एक अच्छी फिल्म कैसे बना सकता है? आप कैसे कह सकते हो कि उस आदमी को डायरेक्शन आता है? अगर इन 5 फिल्मों में से कोई ऐसी भी फिल्म होती कि भाई एवरेज है तो भी मैं मान लेता कि शायद इस बार कुछ अच्छी फिल्म बना लेगा ये डायरेक्टर। लेकिन भाई साहब, ये 5 फिल्में इतनी बड़ी वाहियात फिल्में हैं कि इन फिल्मों को बनाने वाला डायरेक्टर एक अच्छी फिल्म बना ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, सोने पे सुहागा ये है कि ये फिल्म एक एक्शन फिल्म है। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में सलमान कितना बूढ़ा हो चुका है, सही से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, भागने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब सलमान भागता है तो देखकर हंसी छूट जाती है। आज की तारीख में सलमान बुढ़ो का पेट इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है यहां से नीचे दिखा नहीं सकते। तो जो एक्शन होगा वो यहीं से होगा। हाथ ऐसे करेगा, हाथ ऐसे करेगा, ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, हवा में उड़ेंगे गुंडे। और आपको पता है कि मिलिट्री की फाइट ऐसे हो नहीं सकती, किसी को ऐसे यकीन आएगा नहीं। जो लोग मिलिट्री की कहानी पर फिल्म को देखने जाएंगे उनको ये सब हजम नहीं होगा। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि अगर डुप्लीकेट से एक्शन कराते हैं और फिर बुढ़ऊ रियल में एक्शन करता है तो फौरन ही दिख जाता है कि दोनों की स्पीड बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज की तारीख में बुढ़ऊ बहुत ही सुस्त हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया है, उससे एक्शन बिल्कुल होता नहीं है। Do you think you're an average actor? I think a below average actor. You think you're a below average actor? Below average actor. तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म सलमान के लिए करेक्ट फिल्म नहीं है। सलमान को अगर आज कोई फिल्म करनी चाहिए तो वो करनी चाहिए जिसमें उसका रोल दादा का हो, बाप का हो या बड़े भाई का हो, जहां उसको भागना नहीं पड़े, जहां उसको बॉडी नहीं दिखानी पड़े, जहां उसको एक्शन ना करना पड़े। अगर एक्शन हो तो भाग दौड़ वाला एक्शन ना हो, सिर्फ गोलियां चलाए तो गोलियां चलाएगा, उसमें कुछ ऐसा बहुत खराब नहीं दिखेगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सलमान खान लाइन से 10 फ्लॉप दे चुका है, तो यह सल्लू भाई की 11वीं फ्लॉप होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। फिल्म मेट्रो इन दिनों इस हफ्ते रिलीज हुई है और भाई साहब पहले ही दिन ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म की कहानी को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये किन लोगों की कहानी है। देखिए, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जिसमें किस्मत आजमाने के लिए हर साल हजारों लोग दुनिया भर से आते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंडिया से ही आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। किसी को सिंगर बनना है, किसी को म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, और बॉलीवुड में इनको स्ट्रगलर्स कहा जाता है। और कुछ लोग मुंबई में ऐसे भी आते हैं जिनको कॉर्पोरेट में काम करना है, क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। जो लोग बॉलीवुड में कामयाब होना चाहते हैं या कॉर्पोरेट में कामयाब होना चाहते हैं, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ये लोग क्रेजी किस्म के लोग हैं, अब नॉर्मल लोग हैं। क्योंकि आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए कि जो बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं
उनके पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी कामयाब हो भी जाएंगे या नहीं होंगे। बॉलीवुड में आज तक ऐसे लाखों लोग आ चुके हैं जिन्होंने सारी जिंदगी स्ट्रगल किया और पूरी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए। फाइनली कहीं मुंबई की सड़कों पर ही धक्के खाते खाते मर गए या मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी बॉलीवुड में स्ट्रगल करते हुए गुजार दी, अगर वो बुढ़ापे में कहीं वापसी जाते भी हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? जिंदगी तो बर्बाद हो गई, बात खत्म। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग बहुत ही जुनूनी होते हैं, थोड़े अबनॉर्मल होते हैं, थोड़े क्रेजी किस्म के होते हैं। ये लोग नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं और जबकि जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो पैसे तो होते नहीं हैं, तो थोड़े बहुत कहीं से कमाते हैं, उसी से जिंदगी चला करती है। और जो कॉर्पोरेट में काम किया करते हैं उनकी भी 40-50 हजार रुपए तनख्वाह होती है। जो महीने में कमाते हैं वही खर्च कर देते हैं, कुछ माल फूकने पर, कुछ दारू पीने पर और कुछ खाना खाने पर। और ये सभी लोग बहुत ही थर्ड क्लास घरों में रहते हैं। इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता। आज बैग उठाकर यहां सो रहे हैं, कल बैग उठाकर कहीं और चले जाते हैं, परसों बैग उठाकर कहीं और चले जाते हैं। तो एक्चुअली मेट्रो इन दिनों की कहानी ऐसे ही लोगों की है। और जो लोग बेचारे सिर्फ इतना कमाते हैं कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्चा चला करता है, वो इसके अलावा क्या सोचेंगे? इसको देनी है, इसकी लेनी है, इसके साथ सोना है या दारू पीनी है या माल फूकना है, बात खत्म। इस फिल्म के अंदर एक ट्रैक उन औरतों का भी रखा गया है जो शादीशुदा हैं और यह ट्रैक भी बॉलीवुड से ही इंस्पायर है। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां कोई भी किसी की भी वाइफ को लेकर भाग जाता है। भजन गाने वाले अनूप जलोटा को आप सभी जानते हैं। उनके पास एक बंदा तबला बजाया करता था जिसका नाम है रूप कुमार राठौर। ये भाई साहब तबला बजाते बजाते अनूप जलोटा की वाइफ सोनाली को भगाकर ले गया। अनूप जलोटा शेखर कपूर से बहुत मिला करता था, उसको अपने भजन सुनाया करता था और यही करते करते अनूप जलोटा ने शेखर कपूर की वाइफ को भगा लिया। राजेश खट्टर और पंकज कपूर दोस्त थे, मिला करते थे, तो राजेश खट्टर साहब ने पंकज कपूर की वाइफ को भगा लिया। विपुल शाह एक डायरेक्टर है, काफी फिल्में बना चुका है और इसकी फिल्मों में एक टीवी एक्टर काम किया करता था। उसकी वाइफ थी शेफाली और एक दिन विपुल शाह ने शेफाली का डिवोर्स करा दिया और उससे शादी कर ली। तो ये ट्रैक भी मेट्रो इन दिनों में रखा गया है, यानी कि किसी की वाइफ किसी के भी साथ भाग रही है, किसी के भी साथ जा रही है, किसी से भी शादी कर रही है। एक्चुअली ये जो इस फिल्म के अंदर दो कहानियां हैं, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो बॉलीवुड में हैं और बॉलीवुड के भी वही लोग जो बैंड्रा, जुहू और लोखंडवाला में रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस कहानी का मतलब पूरी मुंबई से भी नहीं है, पूरे इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह कहानी वो है जो बॉलीवुड के कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, बाकी इंडिया का इस कहानी से कतई कोई लेना देना नहीं है। मतलब इंडिया में ऐसे ओपन माइंडेड लोग सिर्फ लाखों में है, मुंबई में, दिल्ली में या बेंगलोर में। तो एक्चुअली ये कहानी उन लुक्खों की है जो अपनी जिंदगी में एस्टेब्लिश नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब आदमी के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, विजन नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? आदमी सिर्फ यही सोचेगा इसकी लेनी है, उसकी देनी है, इससे प्यार हो गया है, उससे ब्रेकअप हो गया है, दैट्स इट। और यही इस फिल्म में है। देश में शायद ऐसे 0.0001% लोग हैं जिनको यह फिल्म अच्छी लग सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी घटिया फिल्म है जिसमें एक शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो जाती है और हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फिल्म का मतलब है टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, मेहनत की बर्बादी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी से दर्शक जुड़ते ही नहीं है। पात्र खुद ही हंस रहे हैं, खुद ही रो रहे हैं, खुद ही चिल्ला रहे हैं और देखने वाले सिर्फ देख रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म टोटल सरदर्द है और मैं इस फिल्म को कोई भी स्टार नहीं दूंगा, मैं दूंगा 0 स्टार। 2-4 दिन पहले ही फिल्म रामायण की शूटिंग खत्म हुई थी। रणबीर कपूर ने केक काटकर शूटिंग खत्म होने को सेलिब्रेट किया था। और 2 दिन के बाद ही इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। हिंदुस्तान के इतिहास की यह पहली फिल्म है जिसका फर्स्ट लुक 3 मिनट का है। कितना भाई साहब? 3 मिनट का। बहुत सारी फिल्मों का ट्रेलर रिलीज होता है 2.5 मिनट, 3 मिनट का। तो आप जरा सोच लीजिए कि अगर इस फिल्म का फर्स्ट लुक 3 मिनट्स का है
तो टीजर कम से कम 5 से 6 मिनट का होगा और ट्रेलर कम से कम 15 से 20 मिनट का होगा, यानी कि आधी फिल्म आपको ट्रेलर में ही दिखा दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ रुपए है। मैं आपको ये बता दूं कि यह बॉलीवुड के इतिहास की पहली फिल्म है जो सिर्फ स्टूडियो के अंदर शूट हुई है, ग्रीन पर शूट हुई है। और इस फिल्म में जो कुछ भी आपको दिखाई देगा, महल, जंगल वगैरह, वो सब कुछ वीएफएक्स से लगाए गए हैं। इससे पहले रणबीर कपूर की एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, और उस फिल्म को भी 70% स्टूडियो में ही शूट किया गया था। फिल्म का 30% रियल में आउटडोर शूट किया गया था। लेकिन रामायण एक ऐसी फिल्म है जिसका 1 घंटे का भी शूट बाहर नहीं किया गया है, सब कुछ स्टूडियो में ही शूट हुआ है। तो ये जो 3 मिनट का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है, इसमें दिखाया गया है अलग अलग एंगल से कि इस फिल्म का नाम रामायण किस किस तरह से लिखा गया है और कितना सुंदर दिख रहा है। और जो वीएफएक्स है वो भी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास इसलिए कह रहा हूं कि 2000 रुपए खर्च करके आज की तारीख में ऐसा ही वीएफएक्स किया जा सकता है, ऐसा ही फर्स्ट लुक बनाया जा सकता है। तो अगर इस फिल्म का बजट 10,000 करोड़ रुपए है तो वो फर्स्ट लुक में नहीं दिखता है। जब मैंने इस फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में ट्वीट किया तो बहुत सारे लोगों ने ऐतराज जताया कि आप रामायण के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, आप रामायण के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। भाई साहब, मैं रियल रामायण के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं रामायण फिल्म के बारे में कह रहा हूं। और रामायण फिल्म के बारे में मुझे जो अच्छा लगेगा वो अच्छा कहूंगा, जो बुरा लगेगा वो बुरा कहूंगा। अगर आपको बुरा लगता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। राम जी के 5 बाप थे, 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता, राम जी के 5 पिता। अगर आपको यह प्रॉब्लम थी कि कोई रामायण के बारे में कुछ बुरा ना कहे तो फिर आपको रामायण नाम से फिल्म नहीं बनने देनी चाहिए थी। आपने इस फिल्म के निर्माता निर्देशक से कहना चाहिए था कि आप रामायण नाम नहीं रख सकते। तो अगर आप इस फिल्म को अपने धर्म से जोड़ रहे हो और कह रहे हो कि रामायण के बारे में मैं कुछ गलत नहीं कह सकता, तो यह आपकी गलतफहमी है। मैं 100% कहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि रणबीर कपूर वो आदमी है जो माल का बहुत बड़ा शौकीन है। रणबीर कपूर वो आदमी है जो डेली पीता है। रणबीर कपूर वो आदमी है जो मटन चिकन खूब दबा के खाता है, पाया निहारी सब कुछ खाता है। तो अगर वो आदमी राम का रोल कर सकता है तो मैं रामायण फिल्म के बारे में कुछ क्यों नहीं कह सकता भाई साहब। तो सैफ अली खान के बेटे की पहली फिल्म सरजमीन का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसको देखकर पता चलता है कि ये फिल्म एक बाप बेटे की कहानी है। बाप एक ऑफिसर है एंड बेटा आतंकवादी बन जाता है और माँ काजोल बीच में फंसी हुई है। दुनिया का ये दस्तूर है कि बेटा कितना भी बुरा हो, कैसा भी हो, माँ उसे प्यार करती ही करती है। तो जब माँ को पता चलता है कि उसका बेटा आतंकवादी बन गया है तो वो अपने पति से कहती है कि मुझे मेरा बेटा वापसी चाहिए। बेटे और बाप की राहें अलग हो चुकी है और एक दिन वो भी आता है जब बाप और बेटा आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। तो अगर कहानी वाइज देखा जाए तो कहानी बढ़िया है, ये फिल्म एक अच्छी फिल्म हो सकती है। वैसे भी फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हो रही है तो जाहिर सी बात है पब्लिक को थिएटर में तो जाना नहीं है पैसे देकर। ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये फिल्म तकरीबन 3 साल से बनकर पड़ी हुई है, रिलीज नहीं हो रही थी और फाइनली इसको ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है। अगर फिल्म बहुत अच्छी है तो फिर थिएटर में क्यों रिलीज नहीं किया गया, ओटीटी पर रिलीज क्यों किया जा रहा है, और वो भी इतने दिनों के बाद। तो ये पॉसिबल है कि जो अच्छी कहानी ट्रेलर में दिख रही है उतनी अच्छी कहानी फिल्म में नहीं है। लेकिन जब तक मैं पूरी फिल्म ना देख लूं तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि फिल्म अच्छी है कि बुरी है। मैं इस फिल्म को ओटीटी पर जरूर देखूंगा और मैं इस फिल्म का रिव्यू जरूर करूंगा। मैं गाने बनाने को लेकर गोविंदा को कई बार क्रिटिसाइज कर चुका हूं और अब बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई साहब आप गोविंदा को क्रिटिसाइज करते हो और खुद भी गाने बना रहे हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बातों को लेते हैं। मैं गोविंदा को क्रिटिसाइज इसलिए करता हूं कि गोविंदा अपने वक्त में बहुत बड़ा सुपरस्टार रहा है, गोविंदा अपने वक्त में बहुत बड़ा एक्टर रहा है। ना मैं कभी सुपरस्टार रहा हूं, ना मैं कभी एक्टर रहा हूं। तो मेरा गोविंदा को क्रिटिसाइज करने का मतलब यह है, मैं उससे यह कहता हूं कि भाई तू अपने वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार रहा है तो तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि गोविंदा खुद गाना गाता है, खुद डायरेक्ट करता है, खुद ही हीरो होता है, खुद ही रिलीज करता है। और मैं ना ही गाना गाता हूं,
ना ही उसको डायरेक्ट करता हूं, ना ही उसको बनाता हूं, ना ही उसको रिलीज करता हूं। ये गाने को प्रोड्यूस किसी और ने किया है, डायरेक्ट किसी और ने किया है, म्यूजिक किसी और ने बनाया है, रिलीज टी सीरीज ने किया है। मैं तो सिर्फ उसमें एक्टर हूं। और बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये भी कह रहे हैं कि मैं तो फिल्मों को क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा गाना ऐसा है वैसा है। अरे भाई साहब, ये गाना 2 लाख रुपए का है, तो अगर आप 2 लाख रुपए के गाने को 200 करोड़ की फिल्म से कंपेयर कर रहे हो तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। इस गाने को जिन लोगों ने बनाया है वो लोग हैं जो बॉलीवुड में कुछ बनने आए हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने उस गाने में एक्ट कर दिया है तो कुछ बहुत ज्यादा गलत मैंने नहीं किया है। जैसी हो मेरी हो जाने मन मेरी हो, इश्क हो जान हो जिंदगी मेरी हो। यार गाना देखो, कसम से अच्छा गाना है, बढ़िया गाना है, बात को समझो भाई। भाई साहब, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 2 लाख रुपए में इससे बढ़िया गाना नहीं बन सकता। डायरेक्टर उमंग कुमार ने अपनी नई फिल्म सिला की शूटिंग चालू कर दी है। इस फिल्म में हीरोइन है सादिया खतीब, जो बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। ये लड़की अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी कर चुकी है और जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट की हीरोइन भी यही थी। कहने का मतलब यह है कि सादिया आने वाले वक्त की एक बड़ी एक्ट्रेस है, क्योंकि सादिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और दिखती भी बहुत अच्छी है। इस फिल्म में हीरो है हर्षवर्धन राणे और इस फिल्म में करणवीर मेहरा भी है, जिसने इस साल बिग बॉस जीता था। यह फिल्म एक लव स्टोरी है, तो इस फिल्म में बढ़िया म्यूजिक का होना जरूरी है। अगर डायरेक्टर उमंग कुमार बढ़िया म्यूजिक डालने में कामयाब रहा तो फिर यह फिल्म चल सकती है। ये तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि रेखा ने अपनी फिल्म उमराव जान को फिर से थिएटर में रिलीज किया था और रिलीज से पहले फिल्म का प्रीमियर किया गया था, पूरे बॉलीवुड को बुलाया गया था और जितने लोग भी बच्चन साहब से जलते हैं वो सब उस प्रीमियर पर गए थे और उस प्रीमियर पर जॉनी लीवर साहब भी आए थे। रेखा सबसे हंस हंस कर मिल रही थी, सबसे गले मिल रही थी, लेकिन जॉनी लीवर से दूर खड़ी थी और मुंह भी दूसरी तरफ किया हुआ था जब फोटो खिंचवा रही थी। इससे पता चलता है कि यह औरत अपने आप को कितना बड़ा मानती है, यह औरत अपने आप को कितनी बड़ी सुपर एक्ट्रेस मानती है। यह औरत ऐसा मानती है कि इससे बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड में कोई दूसरी कभी आई ही नहीं और ना आगे कभी आएगी। हालांकि पिछले बहुत सालों से घर पर बैठी हुई है, कोई काम इसको देता नहीं है, कोई फिल्म में इसको लेता नहीं है, लेकिन इसके नखरे कम नहीं होते, क्योंकि इसके पास एक झुनझुना है कि मैं तो कभी बच्चन साहब की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, दुनिया पर यह एहसान नहीं है कि आप किसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। माफ कर दीजिए दुनिया को। दोस्तों, एक कहावत है कि आदमी जितना छोटा उतना खोटा। इसकी हाइट देखो, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप। अब इसने खुद ही कहा है कि जो इसकी फिल्म थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसमें इसने फातिमा सना शेख की कास्टिंग करवाई थी। हालांकि निर्माता आदि और उस फिल्म का डायरेक्टर सना फातिमा को उस फिल्म में नहीं लेना चाहता था, लेकिन आमिर ने उनको फोर्स किया था कि नहीं, सना फातिमा को ही इस फिल्म में हीरोइन लेना होगा, तभी मैं ये फिल्म करूंगा। मुझे लगता है टिंगू भाई अपना ही बयान भूल गया, इसीलिए उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है। जब सना फातिमा शेख को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए सेलेक्ट किया गया था तो उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था कि वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है और मीडिया की खबरों से तंग आकर टिंगू भाई ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। उसमें इसने कहा था कि सना फातिमा शेख को हमने इस फिल्म के लिए कास्ट नहीं किया, उस फिल्म के निर्माता निर्देशक ने सना फातिमा को कास्ट किया है। तो अगर सना फातिमा शेख उस फिल्म की हीरोइन है तो इसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि टिंगू भाई जिस बात को ऑफिशियली कह चुका है उसी को भूल गया है और अब खुद ही कह रहा है कि नहीं, उसकी कास्टिंग मैंने ही कराई थी। अरे भाई, हम तो यही कह रहे थे उसी वक्त कि तुमने ही कराई थी, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। अगर तुम उसकी कास्टिंग वहां नहीं कराते तो भाग जानी थी। तो जाहिर सी बात है, गर्लफ्रेंड को रखने के लिए उसको फिल्म तो देनी पड़ेगी और यही वजह है कि तुमने आदि चोपड़ा और उस फिल्म के डायरेक्टर को फोर्स किया था कि उस फिल्म की हीरोइन सना फातिमा शेख ही होगी, इसीलिए उसकी कास्टिंग हुई थी। तो जो तुमने उस वक्त ऑफिशियल बयान दिया था वो गलत था, झूठा था, यानी कि तुमने खुद ही साबित कर दिया है कि तुम कितने बड़े झूठे हो, कितने बड़े मक्कार हो। मैं हैरान हूं कि मीडिया वाले टिंगू भाई का वो ऑफिशियल बयान भूल गए। जब टिंगू भाई ने ये कहा तो मीडिया ने उसको नहीं बताया कि ये तेरा ऑफिशियल बयान था, तो फिर ये क्या था, क्यों झूठ बोला था। अपने वक्त के बहुत बड़े निर्माता पहलाज निहलानी साहब ने भी एक नया बम फोड़ा है और कसम रावण की ये बम बहुत ही खतरनाक है।
प्रहलाद जी ने अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था तलाश। यह फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी, सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। अब प्रहलाद जी ने बताया है कि उस फिल्म से पहले कोई भी एक्टर रिकमेंड नहीं करता था कि हीरोइन कौन होगी। और मैं आपको बता दूं कि आज किसी भी फिल्म की हीरोइन को चूज करता है एक्टर। एक्टर ही बताता है निर्माता निर्देशक को कि लड़की कौन होगी। तो प्रहलाद जी ने बताया है कि वो फिल्म तलाश ही थी जिससे ये सिस्टम चालू हुआ बॉलीवुड में। यानी कि जब अक्की ने उस फिल्म को साइन किया था तो प्रहलाद जी से कहा था कि इस फिल्म की हीरोइन करीना कपूर होगी, अगर करीना कपूर होगी तो मैं फिल्म करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यह बात बताते हुए प्रहलाद जी ने इसमें एक और लाइन जोड़ दी कि अक्षय कुमार ने करीना कपूर को इसलिए रिकमेंड किया था क्योंकि अक्षय कुमार यंग हीरोइन के साथ काम करना चाहता था। भाई साहब, प्रहलाद जी, आपको क्या लगता है कि हम जौनपुर से आए हैं? नहीं ना, हम भी बॉलीवुड से हैं। जितना आप जानते हो उतना हम भी जानते होंगे, आपसे कम तो बिल्कुल नहीं जानते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रहलाद जी, मेरा ऐसा मानना है कि या तो आपको यह बात उठानी नहीं चाहिए थी, और जब आपने उठाई तो फिर सच बोलना चाहिए था। आप क्या कर रहे हो? आधा सच बोल रहे हो, आधा झूठ बोल रहे हो। यहां तक बिल्कुल सच है कि अक्की ने आपसे कहा था कि उस फिल्म की हीरोइन करीना कपूर ही होगी और आपको करीना कपूर को लेना पड़ा था। लेकिन इसके आगे की जो लाइन आपने जोड़ी है अपनी जान बचाने के लिए, वो सफेद झूठ है। क्योंकि हकीकत यह है कि उस वक्त करीना कपूर इतनी यंग भी नहीं थी। और भाई साहब, जब आपने बात घुमा दी तो मैं भी चुप ही रहता हूं, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि बॉलीवुड वालों के 10 कॉल मेरे पास आ चुके हैं। सभी बॉलीवुड वालों को पता चल चुका है और सभी यही कह रहे हैं कि प्रहलाद जी को यह बात क्यों कहनी थी। नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन अब तो आपने कह दी, बात ही खत्म। फिल्म फेडरेशन वाले दलजीत से बहुत ज्यादा नाराज थे, उसको बैन करने की बात कर रहे थे। और उसकी वजह यह थी कि दलजीत ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया के साथ एक फिल्म की है। हालांकि ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हुई, लेकिन ओवरसीज में रिलीज हुई है और ओवरसीज में बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है। और ये फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज हुई है। पाकिस्तान में तो ये फिल्म हाउसफुल जा रही है। तो बॉलीवुड के बहुत सारे लोग दिलजीत को देशद्रोही कह रहे थे, गद्दार कह रहे थे। फिल्म फेडरेशन वाले कह रहे थे कि हम तो दिलजीत को बॉलीवुड में काम करने ही नहीं देंगे, उसको हमेशा के लिए बैन कर देंगे। और मैंने वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था? मैंने बताया था कि फिल्म फेडरेशन दिलजीत को बैन नहीं कर सकता। और भाई साहब, रिजल्ट क्या निकला? ऑफिशियल रिजल्ट वही निकला कि फिल्म फेडरेशन ने कहा है कि हम दिलजीत को बैन नहीं कर रहे हैं। तो फिर से यह साबित हो गया है कि मैं बॉलीवुड वालों की रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता है कि कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन क्या कह सकता है और क्या कर सकता है। लेकिन दिलजीत खूब मजे ले रहा है, बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है। दिलजीत ने एक वीडियो रिलीज किया और कहा कि भाई, जो लोग समझते हैं मैं उनके लिए ये कह रहा हूं, जो नहीं समझते मुझे उनको समझाना ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी को समझाने की, मुझे सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। ਫੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਤੁਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ अहीं जो कर रहा हूं करके। दिलजीत ने एक और वीडियो रिलीज किया और उसमें बताया कि उसने टकले सिंगर बी प्राक को ब्लॉक कर दिया है। और कूसा भी आया, इन्हें ब्लॉक करना। फर्स्ट कूसा इन होल लाइव, दिस इज फर्स्ट कूसा, ब्लॉक दिस कूसा। और उसकी वजह यह है कि टकले सिंगर ने दिलजीत को देशद्रोही कहा था, गद्दार कहा था। टकले सिंगर ने कहा था कि दिलजीत ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना चाहिए था। यहां तक कि दिलजीत ने एक और वीडियो रिलीज किया और उसमें कहा कि देखो भाई, आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो आपकी मर्जी है, मुझे कोई सफाई देनी नहीं है, मुझे सॉरी बोलना नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या कहते हो। नहीं समझना, उन्होंने नहीं समझना, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਾਲੋ ਪੂਣ ਦੇ
टिंगू भाई, आमिर खान कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा मक्कार है, कितना बड़ा फ्रॉड है, ये तो आप सभी जानते हैं। ये आदमी कंधे पर लेकर घूमता है, जहां भी मिल जाए वहीं ठीक है। ये वो आदमी है जो ऑफिशियली 2 बार शादी कर चुका है, 2 बार डिवोर्स दे चुका है। और ये वो कमाल का प्राणी है जो खुद ही डिवोर्स देने के बाद ये कहता है कि जब मैं रीना से अलग हुआ तो मैं देवदास बन गया था, मैं बहुत ही दुखी हो गया था, क्योंकि उसके बिना मैं अकेले रह ही नहीं सकता था। कभी कभी ये भी कहता है कि जब मैं किरण राव से अलग हुआ तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, मैं बहुत दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकला। कमाल देखिए कि दोनों पत्नियों को इसने खुद ही डिवोर्स दिया और ये खुद ही दुखी हो गया था। अब इसने अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि मेरे 2 बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं, रीना से और किरण से। मेरे 2 बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं, एक रीना के साथ, एक किरण के साथ, और हम आज भी बहुत करीब हैं, आज भी हम दोस्त हैं, आज भी हमारे दिल में बहुत इज्जत है एक दूसरे के लिए। टिंगू भाई, आप ये बता दो कि ये कौन कह रहा है कि आपका गहरा रिश्ता नहीं रहा है? जाहिर सी बात है, वो दोनों आपकी पत्नियां थी तो गहरा ही रिश्ता था, तभी तो वो पत्नियां थी। और अब जो ये तीसरी पत्नी आई है गौरी, इसके साथ गहरा रिश्ता नहीं है, इसके साथ बनावटी रिश्ता है। इसके साथ भी गहरा रिश्ता है, तभी तो ये तेरे घर में रहती है भाई साहब। बिना गहरे रिश्ते के तो तुम्हारे साथ घर में नहीं रहेगी। तो ये टिंगू इतना कंफ्यूज है, इसको यही पता नहीं है कि ये कहना क्या चाहता है, ये दुनिया को बताना क्या चाहता है। मतलब ये दिन रात ये कोशिश कर रहा है कि ये दुनिया को बताए कि कितना अच्छा आदमी है। भाई तू कुछ भी कह ले, दुनिया को पता है कि तू कौन है, तू अच्छा आदमी है, ये दुनिया मान नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि धर्म जी अपने वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं। धर्म जी अपने वक्त में बहुत ही हैंडसम एक्टर हुआ करते थे, और जब कभी धर्म जी बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे उस वक्त उनके अफेयर्स की खबरें भी खूब छपा करती थी। लेकिन जैसी फिल्में आजकल बन रही है वैसी फिल्में उस वक्त नहीं बना करती थी। एक्टर एक्ट्रेस को खूब किस नहीं किया करता था। तो जब धर्म जी कपिल के शो पर आए थे, कपिल ने पूछा था कि सर उस वक्त में, यानी कि पहले वक्त में, हीरो हीरोइन को किस क्यों नहीं करता था, क्यों नहीं छूता था? तो जरा सुन लीजिए धर्म जी ने क्या जवाब दिया था। हीरो हीरोइन मतलब एक दूसरे को टच क्यों नहीं करते थे उस टाइम पे? भाई करते थे कि हीरो के दिल नहीं होता, हीरोइन के दिल नहीं, दिल उनके भी होते हैं, और सेट पे नहीं करते। सुन लिया आपने, धर्म जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि भाई साहब हीरो का भी दिल होता है, हीरोइन का भी दिल होता है। अरे भाई छूते थे, सब कुछ होता था, बस पर्दे पर नहीं होता था, सब कुछ पीछे होता था। यानी कि जो आज होता है वो उस वक्त भी होता था, कुछ अलग नहीं था। जब पुरानी बात हो ही रही है तो रवीना टंडन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जरा वीडियो देखिए आप। नॉर्मली ऑल्सो आई फील अ पर्सन शुड बी फिट। एक अपने आप में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अपने आप ही कपड़े अच्छे लगने लगते हैं सडनली सब, और बाकी चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं। अच्छा, आप खाती क्या है? Read between the lines. You should have said that. मुनक्का, बादाम। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि रवीना उस वक्त भी बहुत बोल्ड हुआ करती थी, बहुत अच्छे अच्छे बयान दिया करती थी, और रवीना सुंदर तो बहुत थी ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी को। उर्वशी रौतेला भी कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है, न्यूज में बनी रहती है, और अब उर्वशी का एक कमाल का वीडियो सामने आया है। देखिए, जब उर्वशी के एक फैन ने एक सेल्फी लेने के लिए उर्वशी से कहा तो उर्वशी ने फोटो किस तरह से दिया, उर्वशी का जरा रिएक्शन देखिए। भाई साहब देख लिया आपने? मुझे बताइए कौन सा एक्टर है, कौन सी एक्ट्रेस है जो फोटो देते हुए इस तरह से करता है? अरे मैडम जी, अगर फोटो देना था तो सही से देती, नहीं देना था तो मना कर देती, बात ही खत्म। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।